अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे जो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल्स है इसका नाम है वैक्यूल। ये एनिमल और प्लांट सेल ये दोनों में पाई जाती है। अब ये जो वैक्यूल है इसको हम एनिमल्स और प्लांट सेल दोनों में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट सेल में आपको पता है एक डेवलपिंग स्टेज होती है। जब प्लांट इमेच्योर होता है, प्लांट सेल इमेच्योर होता है और फिर मेच्योरिटी आती है, डेवलपिंग होती है। उसके बाद हम शुरू से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे अराइज होते हैं, कब ये स्मॉल होते हैं, कब ये बड़े होते हैं। तो हम बात करेंगे कि जब प्लांट का सेल जो होता है वो इमेच्योर होता है, मतलब कि उसमें अभी ग्रोथ अभी इनिशियल से शुरू हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें जो वैक्यूल होते हैं वो अभी डेवलप, अभी बिल्कुल स्मॉल से भी बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल कि उन्हें हम वैक्यूल्स नहीं कह सकते। ठीक है, जब सेल डेवलपिंग सिचुएशन में होता है, ये डेवलपिंग सिचुएशन में जा रहा है, तो यहाँ स्मॉल शॉर्ट एंड स्मॉल जो होते हैं ना वेसिकल्स वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। वो जो छोटे छोटे उन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल जो वेसिकल होते हैं हम उन्हें स्मॉल वैक्यूल्स का नाम देते हैं। और आपको पता है कि जो वेसिकल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होंगे, फिर ये जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू होगा, ये सेल जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो ये जो छोटे छोटे जो स्मॉल वेसिकल्स हैं, स्मॉल वैक्यूल्स हैं, वो कंबाइन करेंगे और एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और जो न्यूक्लियस है वो पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ पुश कर दिया जाएगा, स्मॉल छोटा रह जाएगा इसका साइटोप्लाज्म जो है, जो पेरिफेरी है उसकी तरफ ये न्यूक्लियस पुश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मैच्योर डेवलप्ड प्लांट सेल ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वगैरह वो भी साइड पे साइटोप्लाज्म में पेरिफेरी की तरफ धकेल दी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल, ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड जो है वो स्टोर करता है और जो सेल की जो टर्जिडिटी है उसे बनाता है। ठीक है, इसका ये काम है। तो ये डिफरेंट आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आयन ये स्टोर करेगा और सेल का अंदर जो वाटर रूट से जो वाटर लेते हैं, ठीक है, उन्हें सेल्स के अंदर भेजा जाएगा सेल वाल के ज़रिए। सेल वाल के ज़रिए वाटर है जो वाटर जो है वो सेल वाल के ज़रिए, प्लांट सेल आपको पता है सेल वाल होती है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से फिर यहाँ मूव करेगा वैक्यूल में, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये वैक्यूल में ही शिफ्ट क्यों होगा, ये साइटोप्लाज्म में शिफ्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वैक्यूल है ना ये हाई कंसंट्रेशन में होगा। आपको पता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में दाखिल हो जाएगा, हाई कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट। तो ये वैक्यूल जब रूट्स के ज़रिए पानी जाता है प्लांट सेल्स के अंदर, तो जो वैक्यूल है उसके वो टर्जिड हो जाता है। तो जो लीव्स आपको पता है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट शेप्स के। जब इन वैक्यूल से पानी निकल जाता है तो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाती हैं, ऐसे मुरझाए हुए जो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर। तो ये इसका काम है। अब हमने पॉइंट 1 पे हमने बात कर ली, 1 पे हमने बात कर ली प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर हम लेस डाउटफुल हो गए, डाउट हमारे कम हो गए। अब हम एनिमल्स के अंदर बात करेंगे। प्लांट्स में हमने बात कर ली, अब एनिमल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये एनिमल्स के अंदर ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल है उनमें ये प्रेजेंट नहीं होंगे।
तो हम अभी बाकी यहाँ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सेंटर में सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। आप देख रहे थे यहाँ पे जो अमेबा है, इसका जो सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, आपको पता है यूनिसेलुलर। इसके साइटोप्लाज्म के एक साइड पे फूड वैक्यूल हमें नजर आता है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नजर आता है। ये बेसिकली जो शॉर्ट वेसिकल्स हैं वहाँ से कंबाइन करके ये लार्ज ये फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फूड वैक्यूल्स बनते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये बनते कैसे हैं? ये हमने एक सेल ड्रा किया, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन से जब फूड एंटर होगा, ये रेड कलर का हमने बनाया है, ये फूड एंटर होगा तो इसकी इन्वेजिनेशन होगी। जब ये इन्वेजिनेशन होगी तो सेल को सिग्नल मिल जाएगा कि कोई चीज़ अंदर आने वाली है, ठीक है। ये फूड ये एंटर होगा, इसके साथ टच में आएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये इन्वेजिनेशन होगी और यहाँ से ये अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर हो जाएगा। और ये ऐसे ही यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा जो है इसके हिस्से के साथ मिल जाएगा और ये फिर ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा वैसे के वैसे बन जाएगी, ठीक है। ये अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फूड को अंदर लेके आ रहा था। ये इसके इर्द गिर्द ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ये सेल के अंदर इंटर हो गया। यहाँ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ से जो हमने देखा था कि लाइसोसोम जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ये लाइसोसोम आया और उसके साथ कंबाइन किया, इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना आगे नंबर 4 पे, 1 2 3 4 नंबर 4 पे जो स्ट्रक्चर बना है वो एक है डाइजेस्टिव वैक्यूल। इसके अंदर डाइजेस्टिव वैक्यूल किसे कहते हैं? जो जिसकी डाइजेशन जिसमें हो रही हो, ठीक है। अब डाइजेशन हो गई तो अब ये यहाँ से ये कंबाइन करेगा इसके साथ और एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। ये इसके साथ कंबाइन किया और इसकी एक्सोसाइटोसिस होगी। जो मटेरियल है ये बाहर चला गया, जो जिस मटेरियल को एलिमिनेट करना हो, सेल से बाहर भेजना हो, इसके अंदर डाइजेशन होगी। सेल ने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर लिए, वो इसकी फूड को इस्तेमाल करते हुए जो बाहर से फूड एंटर हुई, तो ये जो अनप्लेजेंट एंड अननेसेसरी थिंग्स जो हैं वो बाहर सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर भेज दी गई। ये एंडोसाइटोसिस हुई, एंडोसाइटोसिस के जरिए फूड एंटर हुआ, फूड वैक्यूल बना, लाइसोसोम के साथ कंबाइन किया और जो अननेसेसरी थिंग्स थी वो उन्हें बाहर भेज दिया, सेल के बाहर भेज दिया, ताकि वो सेल को हार्म ना करें। हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये जो फूड वैक्यूल है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के इन्वॉल्व होगा। फूड आया एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन हुई और एनर्जी एक्सट्रैक्ट की गई। अभी एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये सेल से बाहर चला गया। अननेसेसरी जो थिंग्स उन्हें बाहर भेजेगा, बाकी जो नेसेसरी जो प्रोडक्ट्स से उन्हें इस्तेमाल करके सेल ने अपनी एनर्जी यूज़ की डिफरेंट फंक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, जो भी है, ठीक है। फूड वैक्यूल की हमने बात कर ली, ये फूड वैक्यूल हमारा डिस्कस हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो भी एक वैक्यूल है, वो भी वो है, तो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो भी होगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने ये पढ़नी है कि ये उसमें रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो फजूल किस्म के जो वाटर और साल्ट जिनकी ज़रूरत सेल में नहीं होती, तो इनके रिमूवल के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इनसाइड ऑफ सेल से ये लेता है। ये आप कंसिडर कर लें कि सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है, वो फिर एक्स्ट्रा साल्ट्स और वाटर लेगा जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, तो वो लेके एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर भेज देगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक्स्ट्रा साल्ट्स और वाटर को लेकर
सेल से बाहर भेज देगा, ठीक है। सेल के अंदर इसकी कोई ज़रूरत जिसकी नहीं हो। तो इसमें हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। जो लार्ज वैक्यूल है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर चीज़ जो है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म जो है, सेल सैप जो है, ये मोस्टली जो है प्लांट सेल का ये जगह घेर रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी तो होगी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नंबर 1 पे हमने बात करनी है कि ये स्टोरेज के लिए काम करता है। जो सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और क्लोराइड वगैरह जो आयंस है, सोडियम हो गया, ये इनकी स्टोरेज के लिए ये काम करता है, ठीक है। इसको स्टोर कर लेता है और जो सेल के अंदर जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। सेल के अंदर जो वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर सॉल्ट का पोटेंशियल, उसे मेंटेन करता है। और जो साइटोप्लाज्म में आपको पता है साइटोप्लाज्म में डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, तो इसमें वो दूसरे जो इनऑर्गेनिक आयंस होती हैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं होने देता, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इनको स्टोर कर लेता है। तो ये डस्टबिन के तौर पर काम करता है कि सेल के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस इसमें स्टोर होंगे। जिस तरह एक डस्टबिन हमारे कमरे में पड़ी होती है, उसमें जो अनप्लेजेंट अननेसेसरी थिंग्स हम उन्हें डाल देते हैं और टाइम के वक्त जब भर जाती है तो हम बाहर फेंक आते हैं। तो इसका भी बिल्कुल सेम यही काम है। तो ये डस्टबिन के तौर पर काम करता है। इसके अंदर स्टोर होती हैं चीज़ें, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो स्टोर होते हैं, जो सेल को हार्म करने वाले हों तो वो स्टोर हो जाती हैं। और जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हैं वो स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल स्टोरेज में एक हमने फंक्शन पढ़ लिया कि स्टोरेज ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए होती है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर की। टर्गर प्रेशर जो है ये सेल के अंदर जो प्रेशर, हमने पहले भी बात की कि सेल जो है वो रूट्स के ज़रिए जब वाटर और साल्ट्स को इनटेक करता है, सेल के अंदर होती है, तो वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म से होता हुआ वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जो हम देख रहे होते हैं नेचर में कि जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के वो स्ट्रेट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो वाटर जब उनमें एंटर होता है स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को शक्ति प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो वाटर उसमें से निकल जाता है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल सेल कंपोनेंट्स को, और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हमने प्लांट के जो सेल है ना उसके हम वैक्यूल्स की हमने डिस्कशन कर ली। So I'll dream until I make it real, and all I see is stars.